हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या करने में आई समस्याएं। मतलब जब हम बीटा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या करते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, फिजिक्स के जितने भी फंडामेंटल रूल्स हैं, चाहे वो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो चाहे संवेग संरक्षण का नियम हो, इनका जो है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम कहेंगे कुछ ना कुछ हमारी जो न्यूक्लियर जो रिएक्शन है उसी में ही क्या है, गड़बड़ है। और आगे हम इसके आगे जो पढ़ेंगे वो है पाउली की न्यूट्रिनो परिकल्पना। और जो बीटा कणों के उत्सर्जन की जो व्याख्या में जो समस्याएं आएंगी उनको हम पाउली की न्यूट्रिनो जो परिकल्पना दी पाउली नामक साइंटिस्ट ने, उसके द्वारा इन समस्याओं का हल ज्ञात करने के प्रयास करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या क्या समस्याएं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली जो समस्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो, ऊर्जा संरक्षण के नियम की व्याख्या करने में जो बीटा कणों के उत्सर्जन की जो व्याख्या हम पढ़ते हैं तो वो किस हिसाब से ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसका उल्लंघन करता है, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखो, बीटा माइनस कण के उत्सर्जन में, मतलब जब बीटा माइनस कण का उत्सर्जन होता है तो उसमें मान लेते हैं जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, जिसको जनक नाभिक भी कह सकते हैं। जनक नाभिक जो है वो जेड एक्स से है, मतलब ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और इसका जो द्रव्यमान है हम एम एक्स मान लेते हैं। और जो डॉटर जो न्यूक्लियाई है जिसको हम उत्पाद नाभिक भी कह सकते हैं वो मान लेते हैं वाई जेड प्लस ए, ये इसका परमाणु क्रमांक हो गया और ये इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई। क्योंकि आपको पता ही है कि जब बीटा माइनस का उत्सर्जन होता है तो परमाणु जो क्रमांक है वो 1 से बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या वही रहती है। तो उत्पाद जो नाभिक है उसके द्रव्यमान जो है एम वाई मान लेते हैं, और तथा उत्सर्जित जो बीटा कण है उसका जो द्रव्यमान है वो हम क्या मान लेते हैं, एम ई मान लेते हैं। तब बीटा कण के उत्सर्जन की जो अभिक्रिया उसको इस प्रकार से लिखते हैं। देखो, बीटा कणों के उत्सर्जन जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जेड एक्स से एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, मतलब जनक नाभिक है। देखो, पेरेंट न्यूक्लियाई आप लिखोगे तो वो आप जल्दी इजीली समझ में आएगा। जनक नाभिक, उत्पाद नाभिक, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो देखो, ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई है। अब इससे बीटा माइनस कण का उत्सर्जन होता है। तो देखो, इसकी जो उत्पाद जो नाभिक है, मतलब डॉटर जो न्यूक्लियाई है, उसकी जो द्रव्यमान परमाणु जो क्रमांक है वो 1 से बढ़ जाता है और द्रव्यमान जो संख्या वही रहती है। प्लस ये बीटा माइनस कण हो गया, ये क्या है, बीटा माइनस प्लस एनर्जी। अब देखो, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या करेंगे, इधर जो प्रोडक्ट है या ऐसे कह सकते हैं रिएक्टेंट है या डॉटर जो न्यूक्लियाई है, इसकी जो रेस्ट मास जो एनर्जी है वो इसकी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होनी चाहिए ऊर्जा संरक्षण नियम से। तो देखो, यहाँ पे हम देखते हैं तब ऊर्जा संरक्षण के नियम से पेरेंट जो न्यूक्लियाई की रेस्ट मास एनर्जी, जो जनक जो नाभिक की विराम द्रव्यमान ऊर्जा बराबर किसके होनी चाहिए, उत्पाद नाभिक की विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस मुक्त ऊर्जा। मतलब इधर जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में जितना हो रहा है ना उसकी रेस्ट मास एनर्जी, और राइट हैंड जो साइड है उसकी रेस्ट मास एनर्जी क्या होनी चाहिए, सॉरी, लेफ्ट हैंड जो साइड है रेस्ट मास एनर्जी और राइट हैंड साइड की रेस्ट मास एनर्जी समान होनी चाहिए। तो देखो, अब देखो जनक नाभिक की विराम द्रव्यमान ऊर्जा, अब यहाँ पे देखो हम एटम लेके चल रहे हैं। देखो, ये जनक नाभिक है, अब हम जनक परमाणु लेके चल रहे हैं। तो देखो, जनक नाभिक का द्रव्यमान हमें कैसे मिलेगा, ये जनक परमाणु है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल दें, जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एम एक्स, ये जैसे एटम लेके चल रहे हैं, जैसे एटम है, ये मान लो ये हीलियम का एटम है, मान लो ये इसकी फर्स्ट कक्षा हो गई। तो देखो, जनक नाभिक का द्रव्यमान हमें कैसे मिलेगा, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें बाहरी कक्षा में, उसको हम हटा देंगे। तो देखो, जैसे एम एक्स हो गया
और फिर जो ये एटम का मास हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो नाभिक का ही बचेगा ये सारा, इंटू सी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो द्रव्यमान हो गया, और एम इंटू सी स्क्वायर, तभी तो एनर्जी बनेगी। तो देखो एम एक्स माइनस जेड एम ई, ये सी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगी, एनर्जी बन जाएगी। तो ये किसकी रेस्ट मास एनर्जी बन गई, जो हमारे जो पेरेंट जो न्यूक्लियाई है उसकी रेस्ट मास एनर्जी बन गई है। किसकी एनर्जी बन गई, पेरेंट जो न्यूक्लियाई है उसकी रेस्ट मास एनर्जी। अब देखो दूसरा है उत्पाद नाभिक की विराम द्रव्यमान ऊर्जा। तो ये तो उत्पाद जो परमाणु है उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन हैं जेड प्लस, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जेड प्लस 1 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे परमाणु में से इतने इलेक्ट्रॉन को आप घटा दोगे तो आपके पास नाभिक बच जाएगा। तो डॉटर जो न्यूक्लियाई है उसका द्रव्यमान कितना हो गया, एम वाई माइनस जेड प्लस 1 एम ई इंटू सी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एनर्जी बन गई। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। प्लस बीटा माइनस जो कण है उसकी ऊर्जा, तो बीटा माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, तो एम ई सी स्क्वायर हो गया, प्लस कुछ एनर्जी वैसे भी रिलीज होती है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो एम ई सी स्क्वायर है, देखो ये एम ई सी स्क्वायर है, एम ई सी स्क्वायर है, देखो एम ई और ये सी स्क्वायर, देखो ये 1 से गुणा हो गया तो एम ई सी स्क्वायर, ये तो देखो अब यहाँ पे बचा जेड एम ई सी स्क्वायर, तो ये जेड एम ई सी स्क्वायर इधर हो गया। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं ना, तो इधर बचता है एम एक्स, इधर बचता है एम वाई, और सी स्क्वायर से तो गुणा होगा ही होगा। तो देखो ये एम वाई को भी इधर लेके जाएंगे तो अब आपके पास बचेगा एम एक्स माइनस एम वाई का इंटू सी स्क्वायर, और इधर बच गया क्यू। तो क्यू की जो वैल्यू है आपके पास, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब बीटा माइनस जो कण है उसका उत्सर्जन होगा, तो क्यू बराबर एम एक्स क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई, और एम वाई क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई। तो इनकी ऊर्जाओं के अंतर के बराबर यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगी। तो देखो यहाँ पे इसी को हम, तो यहाँ पे देखो हम इसी को थ्योरेटिकली रूप में लिखते हैं। देखो जनक नाभिक मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई तथा उत्पाद नाभिक मतलब डॉटर न्यूक्लियाई के द्रव्यमान नियत होते हैं, मतलब इनके द्रव्यमान थोड़े ना चेंज होंगे। अतः रेडियो सक्रिय तत्वों में उत्सर्जित सभी जो बीटा कणों की जो ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये दोनों जो मास है ये कांस्टेंट है, ये दोनों मास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो एनर्जी का उत्सर्जन होना चाहिए ये जो वैल्यू होनी चाहिए ये नियत आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, परंतु प्रयोगों द्वारा ये प्रेक्षित किया गया कि उत्सर्जित जो बीटा कण है, उत्सर्जित बीटा कणों की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस हिसाब से देखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसका क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। जबकि ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण के जो नियम है ये फंडामेंटल रूल्स हैं, फिजिक्स इन्हीं पे टिकी हुई है, इनका कभी भी वोलेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई जो हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो वहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम लगा के ही उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। अगर यही इन्हीं का वोलेशन हो गया तो फिर कैसे हम बीटा माइनस कणों के उत्सर्जन की व्याख्या करेंगे। दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की किस हिसाब से इसका वोलेशन होता है। देखो जब जनक रेडियो एक्टिव नाभिक है, जब जनक रेडियो एक्टिव, देखो ये जो पूरी जो क्लास है ना ये पूरी थ्योरेटिकल है, इसमें सारा कहानी लिखी हुई है एक तरह से, ऐसे कह सकते हैं। तो आपको कोई भी जैसे टीचर हो चाहे, इसको कुछ भी आपको ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं इसमें। तो देखो जब जनक रेडियो एक्टिव नाभिक स्थिर अवस्था में, मतलब जब आपका पेरेंट जो न्यूक्लियाई है वो रेस्ट में है, तो संवेग संरक्षण के नियम अनुसार, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अनुसार जो डॉटर जो न्यूक्लियाई है, उत्पाद जो नाभिक है तथा उत्सर्जित बीटा जो कणों का कुल संवेग जो है वो शून्य होना चाहिए। मतलब देखो इधर जो आपका प्रोडक्ट जो था वो रेस्ट में है, तो आपके पास यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई और बीटा कणों का जो कुल कोणीय जो संवेग है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मतलब यहाँ पे तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी क्या हो गया,
वोलेशन हो गया उसका भी। अर्थात दोनों विपरीत दिशा में समान संवेग से गति करने चाहिए, परंतु प्रयोगों से यह ज्ञात होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि दोनों विपरीत दिशा में गति करें, जो कि रैखिक संवेग जो संरक्षण का जो नियम है उसकी क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। तो रैखिक संवेग संरक्षण का जो नियम है उसकी किस हिसाब से उल्लंघन होता है बीटा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या में, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब देखो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम की किस हिसाब से उल्लंघन होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो न्यूक्लियर सेल मॉडल के अनुसार सम संख्या वाले नाभिकों की जो स्पिन है, देखो हमने न्यूक्लियर जब सेल मॉडल पढ़ा था ना, तब उसमें आपको बताया था कि जब वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान जो संख्या है सम है, तो उनका जो कोणीय जो संवेग होता है ना वो 0 होता है या h×2 का सम पूर्ण गुणज होता है, ये हमने आपको वहाँ पे बताया था। तो नाभिकीय सेल मॉडल के अनुसार सम संख्या वाले नाभिकों की स्पिन कोणीय संवेग 0 या h×2 का सम पूर्ण गुणज होता है, ऐसा होता है। और विषम संख्या वालों के लिए हमने आपको क्या बताया था, विषम संख्या वाले नाभिकों के लिए स्पिन कोणीय संवेग h×2 का क्या होता है, विषम पूर्ण गुणज होता है। तो देखो कोणीय जो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो कैसे होता है, देखो अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है ना, कोणीय संवेग J बराबर क्या होता है, 2n मतलब 0 या 2n मतलब समपूर्ण गुणज h×2 सम संख्या वाले नाभिकों के लिए, तो ये कंडीशन होती है जो हमने अभी ऊपर बताई है। और विषम संख्या वाले जो नाभिक होते हैं ना, जिनकी द्रव्यमान संख्या विषम होती है, उनके लिए कोणीय जो संवेग होता है 2n+1 h×2 का पूर्ण गुणज होता है। तथा इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन आपको सभी को पता ही है h×2 होती है। अतः अब देखो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, अतः कोणीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार क्षय प्रक्रिया के प्रारंभ और अंत में कोणीय संवेग समान होना चाहिए। मतलब जब क्षय प्रक्रिया प्रारंभ में थी, मतलब जब पेरेंट न्यूक्लियाई थे, और जब अंत में जब डॉटर न्यूक्लियर बीटा माइनस और एनर्जी निकली है, तो इस सारी जो प्रक्रिया है इसमें कोणीय संवेग जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। परंतु बीटा माइनस अभिक्रिया में जनक नाभिक तथा उत्पाद नाभिक की द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण, देखो जनक नाभिक की भी द्रव्यमान संख्या ए ही है और उत्पाद नाभिक की भी द्रव्यमान संख्या ए ही है, समान होने के कारण प्रचक्रण जो स्पिन जो है समान होता है। साथ ही इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण मतलब स्पिन भी हाफ h× होती है, जो कि कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम की वैधता का क्या करता है, उल्लंघन करता है। अब कैसे करता है, देखो यहाँ पे देखो, यदि द्रव्यमान संख्या सम हो तो देखो यहाँ पे भी द्रव्यमान संख्या सम है, यहाँ पे भी द्रव्यमान संख्या सम है। देखो ये एक बार तो बीटा माइनस कोई भी रिएक्शन उसका उत्सर्जन कैसे होता है ये यहाँ पे समझा रखा है। अब देखो तो यहाँ पे भी द्रव्यमान संख्या सम है और यहाँ पे भी द्रव्यमान संख्या सम है। यदि हम केस सम लेके चलें तो इसका भी कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, 2n h×2, और इसका भी क्या होना चाहिए, 2n h×2, और इधर इसका कितना होता है h×2। तो देखो इधर तो बचा केवल 2n h×2 और इधर हो गया 2n+1 h×2 हो गया, तो ये बराबर नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, कोणीय जो संवेग संरक्षण का जो नियम है उसका भी क्या हो गया, उल्लंघन हो गया। और इन सभी समस्याओं का जो समाधान है सन 1933 में पाउली ने किया। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा पाउली के जो न्यूट्रिनो परिकल्पना। यो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पाउली की न्यूट्रिनो परिकल्पना। तो उम्मीद करता हूँ कि किस हिसाब से संवेग संरक्षण का नियम और कोणीय ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो उन्हीं की व्याख्या करने के लिए हमारा जो आएगा पाउली आएगा और न्यूट्रिनो परिकल्पना देगा, और उसके द्वारा इन सभी समस्याओं का एक ही झटके में क्या कर देगा, सॉल्यूशन दे देगा आपको। तो उम्मीद करता हूं कि जो आप किस हिसाब से कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का उल्लंघन, किस हिसाब से रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का उल्लंघन हुआ, किस हिसाब से ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन हुआ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पाउली की जो न्यूट्रिनो परिकल्पना। और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले
और जिसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर हमारे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो जैसे रेस्ट जो पेपर है वो थोड़ा काम करने का मन नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जिसके बाद में हम जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की भी पूरी इसी PDF फॉर्मेट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं, हो सकता है बोर्ड पे भी करवा दें। और उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स और BSc के जितने भी 9 के 9 पेपर हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।